बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंपल पेंडुलम के बारे में है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं। हमारे पास एक मैश होता है जिसको हम एक धागे के साथ बांध देते हैं और उसको किसी ऊपर फिक्स पोजीशन के साथ लटका देते हैं उसको, ठीक है। तो आज हमने इसको प्रूव करना है कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है ये हमारे पास इसकी जो मोशन होती है, इसकी ऑसिलेटरी मोशन, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो उसको प्रूव करने के लिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, हमें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि जो 3 पॉइंट्स हमने सर्कुलर मोशन के लिए प्रूव किए थे, कि हमारे पास एक पहला पॉइंट ये था कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हमारे पास मेन पॉइंट होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए किसी भी मोशन का। तो अगर हम ये पॉइंट प्रूव कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिस तरह हमने प्रूव किया था सर्कुलर मोशन भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये होता है। दूसरा पॉइंट कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि वेलोसिटी जो है हमारे पास मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये 3 पॉइंट अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो चलें हम इन 3 पॉइंट्स को बारी बारी प्रूव करते हैं। पहले 2 पॉइंट जो मैं आपको पहले ही फिगर में बता देता हूँ कि पहले दूसरे दो पॉइंट हमारे पास दूसरे 2 पॉइंट फिगर में से आपको मैं बता देता हूँ। दूसरे 2 पॉइंट वहाँ पे आपको मैं प्रूव कर दूंगा। जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे और थर्ड पॉइंट हमारा मेन पॉइंट होता है जिसको हमने डेरिवेशन के जरिए प्रूव करना है एंड पे। तो पहले दूसरे 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मीन पोजीशन की तरफ, और वेलोसिटी 0 होनी चाहिए एक्सट्रीम पे, और मैक्सिमम होनी चाहिए हमारे पास मीन पोजीशन पे। तो हमारे पास इस तरह का एक पेंडुलम होता है, ठीक है, जिसके साथ ये हमारे पास मैस एम अटैच है। ये हमारे पास मैस एम अटैच है इसके साथ, ठीक है। ये हमारे पास जो धागा है उसकी लंबाई जो है वो उसको हम एल से जाहिर कर रहे हैं। इस मैस का जो वेट है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी से हम जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको बॉडी को, ये इसकी बॉडी की इनिशियल पोजीशन है जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन है ये हमारे पास, ये है हमारे पास मीन पोजीशन, ठीक है। तो जब हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है पॉजिटिव वाली। तो जब हम इस बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं, यहाँ से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ से इसको हम डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से, यहाँ इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं। फिर यहाँ से जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करती है, वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। फिर ये वापस इस तरफ जाता है, फिर यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा इस तरफ खींचती है मीन पोजीशन की तरफ। इस तरह ये क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है, हर टाइम इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये हमारे पास एफ आर की डायरेक्शन होगी, ये हमारे पास एफ आर की डायरेक्शन होगी, एफ आर की डायरेक्शन। और अगर हम इस पोजीशन की बात करें जो हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम, यहाँ पे हमारे पास इसको हम बी से जाहिर करते हैं। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास इस तरफ होगी, ये हमारे पास एफ आर की डायरेक्शन। और हमारे पास ए की जो डायरेक्शन होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी और यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या है, मीन पोजीशन की तरफ है। यहाँ पे भी हमारे पास ये मीन पोजीशन की तरफ है और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है हमेशा सिंपल पेंडुलम में भी। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जब हम इस बॉडी को ऑसिलेट करवाएंगे
जब ये बॉडी यहाँ से ऑसिलेट करके यहाँ से गुजरेगी तो काफ़ी तेज़ी से गुजरेगी और यहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी। तो जब वो रुकेगी यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर यहाँ से ऑसिलेट करके जाएगी, काफ़ी तेज़ी से यहाँ से गुजर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास मीन पोजीशन पे वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, जिसे हम कहते हैं वी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे यहाँ से ऑसिलेट करके यहाँ पे जाएगी, फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, फिर इस तरफ आएगी, यहाँ पे भी रुकेगी। तो यहाँ पे भी ए पोजीशन पे भी और बी पोजीशन पे भी हमारे पास क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, जबकि हमारे पास मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यही मैंने कहा था कि थर्ड पॉइंट में हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि v हमारे पास क्या है, यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी v इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे मीन पोजीशन के ऊपर यहाँ पे v हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब हमारे पास मेन पॉइंट रह गया, थर्ड पॉइंट जो हमने प्रूव करना था। थर्ड पॉइंट हमारा था कि फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। चले अब हम इसको प्रूव करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, ये हमारे पास पेंडुलम है और पेंडुलम में जो ये टेंशन है, धागे में जो टेंशन है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है हमारे पास। ठीक है, और जो वेट की डायरेक्शन है वो हमेशा हमारे पास डाउनवर्ड होती है। ठीक है, और जो हमारे पास धागे की लंबाई है उसको हम L से जाहिर करें। L की जो हमारे पास लेंथ है C से लेके इसके सेंटर तक है। ठीक है, और ये जो हमने एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमने थोड़े से टेढ़े लिए हैं। हमने किसके अलॉन्ग लिए हैं, टेंशन के अलॉन्ग लिए हैं, क्योंकि हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं वेट को। अगर हम इनको सीधा कंसीडर करते हैं तो वेट को फिर हम दो हिस्सों में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वेट वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। तो वेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ने के लिए इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सिस को रोटेट कर दिया। तो एक्सिस को हम रोटेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टेंशन को भी दो हिस्सों में तोड़ सकते थे, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप टेंशन को दो हिस्सों में तोड़ें या आप वेट को दो हिस्सों में तोड़ दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास प्लेन है, इस तरह है प्लेन, थोड़ा सा टेढ़ा है। जो टेंशन हमारे पास प्लेन के वाई एक्सिस की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो वेट को हमने क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हमारे पास ये वाला इसका वाई कंपोनेंट होगा और ये वाला हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था वेलोसिटी में एंगल जो हमारे पास बन रहा था 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है। ये हमारे पास 90 का एंगल है और ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे पास mg साइन थीटा होगा और y कंपोनेंट जो होगा हमारे पास mg कॉस थीटा होता है। वैसे नॉर्मली हम कॉस थीटा वाले को x कंपोनेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए हमारे पास है जो हमारे पास y कंपोनेंट है वो mg कॉस थीटा होगा, जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास mg साइन थीटा होगा। ये x कंपोनेंट आप देख सकते हैं ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये y कंपोनेंट आप देख सकते हैं y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x, जिसको हम x से जाहिर कर रहे हैं। ये हमारे पास आर्क लेंथ है s। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो टेंशन है बिल्कुल अपवर्ड है y एक्सिस में और बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास mg cos थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास mg cos थीटा और टेंशन आपस में, यानी ये t और ये mg cos थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। तो फिर हमारे पास जो बचा कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट बचता है हमारे पास, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इसका क्या काम है, यहाँ पे इसका काम है हमारे पास सिर्फ इस बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करना। ये आप देख भी सकते हैं इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ है और यही mg sin थीटा हमारे पास एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे इसका काम क्या है, यहाँ पे इसका काम FR यानी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करना। यानी हमारे पास जो वेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वेट के साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से हमारे पास बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। ठीक है, चाहे हम पॉजिटिव की बात करें चाहे हम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, दोनों तरफ से हमारे पास mg sin थीटा उसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा होगा।
तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एफ आर किसके बराबर है, एफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर है, जबकि टी हमने क्या कहा था, टी किसको कैंसिल कर रही है, टी एम जी कॉस थीटा को कैंसिल कर रही है, तो टी किसके बराबर हुआ हमारे पास, एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, जैसा आपके यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहा होगा, आपकी ये बुक का पेज नंबर है 231। ठीक है, अच्छा टेंशन हमने देखा, टेंशन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा की, जबकि हमारे पास अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। यहाँ पे आप देखें जब हम इसके ऊपर अप्लाई फोर्स कर रहे थे, तो अप्लाई फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी एफ अप्लाइड, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है, ये एफ आर की डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं एफ आर और एफ अप्लाइड दोनों आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, तो जितनी हम फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ पे लेके आएंगे, उतनी ही फोर्स के साथ रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस इस तरफ खींचेगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एफ अप्लाइड हमारे पास किसके बराबर है, एफ रिस्टोरिंग के, लेकिन साथ माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो एफ अप्लाइड हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ अप्लाइड एम ए के बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ पे हम एफ अप्लाइड की जगह पे एम ए पुट करेंगे, और जबकि एफ रिस्टोरिंग की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट किया है, एम जी साइन थीटा पुट किया। ठीक है, तो एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एम ए और एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम एम से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास जो ये थीटा आ रहा है साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होती है, जब तब हमारे पास होती है जब हमारे पास थीटा बहुत ही स्मॉल होता है। थीटा कितना स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे देखें आप फिगर में, थीटा इतना स्मॉल होना चाहिए हमारे पास कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ जिसको हमने एस से जाहिर किया हुआ था फिगर में, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था कॉर्ड जिसे कह लें आप, ये हमारे पास ओ पोजीशन थी, ये हमारे पास ए पोजीशन थी। ओ ए के दरमियान हमारे पास थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये इतना स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल इतना स्मॉल होना चाहिए कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है और कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड, यानी ये हमारे पास कॉर्ड है यानी स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट, और एस जो आर्क है वो भी हमारे पास इतना छोटा आपने लेना है कि हमारे पास एंगल, कि हमारे पास एस और एक्स दोनों स्ट्रेट लाइन बन जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। ठीक है, वैसे तो आर्क हमारे पास टेढ़ी होती है ना, इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास ये आर्क है, जबकि ये हमारे पास एक्स है, लेकिन हम इनको इतना छोटा कर देते हैं, एक दूसरे के इतना करीब ले आते हैं, इसको थीटा को इतना स्मॉल कर देते हैं कि एक्स और एस दोनों हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, तो एस किसके बराबर आ जाता है, हमारे पास एक्स के बराबर आ जाता है, और आप जानते हैं थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रेडियन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे आर्क लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू एक्स, इसकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं। जब कि हम अगर इसकी बात करें रेडियस की बात करें, तो ये हमारे पास सर्कल इस तरह बनता है, ये इसको आप कंप्लीट सर्कल अगर करें तो हमारे पास ये जो ये वाला ये सर्कल थोड़ा सा छोटा बन गया, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास क्या है, एल है। ठीक है, और एल हमारे पास क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल को हम किससे जाहिर करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे एल से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो थीटा किसके बराबर आ गया, एक्स ओवर एल के बराबर आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हमने थीटा पुट किया है, क्योंकि हमारे पास थीटा बहुत स्मॉल है। थीटा जब स्मॉल होता है तो साइन थीटा हमारे पास किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इन साइन जीरो हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, और साइन 0.0
0 1 करें या छोटे छोटे एंगल जितने भी आप करेंगे तो उसका आंसर वापस वही आ जाएगा, ठीक है, जो थीटा का आंसर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन कब होगा, जब हमारे पास थीटा वेरी स्मॉल हो, इतना स्मॉल जितना हमने इस फिगर में शो किया, ठीक है। उस केस में हमारे पास साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल लेते हैं, और थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ पे जो साइन थीटा था इसकी जगह पे हमने साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा रख के यहाँ पे साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, सिर्फ थीटा रख दिया। और थीटा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, थीटा हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स ओवर एल, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा आ रहा था इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे इस थीटा की जगह पे हमने ये एक्स ओवर एल लिख दिया, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह आ गया एक्स ओवर एल। अच्छा, एल और जी इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, एक्स को हमने अलहदा लिख दिया, ठीक है। ये जी ओवर एल जो होता है हमारे पास, जी हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये जी हमारे पास 9.8 है, ठीक है। लेंथ जो है ये हमारे पास एल, ये भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम इस पूरे को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जी ओवर एल को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है आपने, यहाँ पे जी ओवर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम माइनस एक्स, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट की जगह और इक्वल की जगह हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहे हैं, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। और यहाँ पे आप एंड पे देख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, सो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एस एच एम, क्योंकि ये इक्वेशन हमने थर्ड इक्वेशन ये हमने प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर ली है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मोशन है ये क्या है, सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था ये वाला पॉइंट।